नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार चुनाव में पहले दौर का मतदान, फर्स्ट फेज का जो चुनाव था वो खत्म हो चुका है। उसी के साथ एक तरह की आवाजें आ रही हैं कि क्या बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो गया है। 15 साल लालू यादव की राजनीति, फिर नीतीश कुमार की राजनीति और उसके बाद अब क्या ये तेजस्वी यादव की राजनीति का वक्त है। क्या ये एक जनरेशनल शिफ्ट है। क्या सिर्फ बिहार की जनता सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन हम देख रहे हैं, हमें दिखा रही है। यानी सामाजिक परिवर्तन की वजह से सत्ता परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब तक जितनी भविष्यवाणियां, जितने एनालिसिस होते रहे बिहार चुनाव पर, हमेशा ये कहा जाता रहा कि जिस तरह की फ्यूडल सोसाइटी है बिहार, वहां सिर्फ जातीय जकड़न के इतर वोट डालना लगभग असंभव है। लेकिन यह भी साफ है कि जिस तरह की जो जातीय गणना है, अगर उसको देखा जाए, जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, कास्ट इक्वेशन है, अगर उसको देखा जाए तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव के जीतने के लिए जरूरी है कि लोग जाति की बेड़ियां तोड़कर उनके लिए वोट करें। क्योंकि अभी जो कास्ट एरिथमेटिक है वो सीधे तौर पर एनडीए के फेवर में जा रहा है। तो आज का ये पूरा दिन बेहद अहम रहा ये समझने के लिए कि मिजाज क्या है बिहार की जनता का। चूंकि ये माना जा रहा है कि जो आज का दिन देखा जाएगा जिस तरीके से, उसी तरीके से आने वाले जो 2 फेज हैं वो उन पर चुनाव, उन दिनों में चुनाव होगा और 10 नवंबर को उसी तरह के नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान मौजूद होंगे जिनके जरिए हम इस मुद्दे को समझेंगे। हमारे साथ पटना से भी मेहमान जुड़ेंगे और दिल्ली से भी हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अहम बात मैं आपके साथ ये बांटना चाहती हूं, अपने ऑब्जर्वेशंस बांटना चाहती हूं जो बिहार में कई रोज गुजारने के बाद मैंने वहां इकट्ठे किए। आपने मेरी रिपोर्ट्स के जरिए भी देखा होगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो शायद मैं उन रिपोर्ट्स में नहीं कह पाई। तो मैं आपसे कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस ये बांटना चाहती हूं कि फील्ड में रहने के दौरान जो वो वहां पर मैंने देखा वो ये कि नीतीश कुमार वर्सेस आरजेडी या तेजस्वी यादव ना होकर नीतीश कुमार बनाम बिहार की जनता जैसा चुनाव मुझे नजर आया। और अलग अलग तरीके से मैंने सैंपल्स इकट्ठा करने की कोशिश की, अलग अलग तरीके के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, अलग अलग जगहों पर जाकर, यानी क्लास, कास्ट, रिलीजन, तमाम तरह से मैंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। तो जिस तरह से एक पूरी हताशा नजर आई अपनी स्थिति को लेकर, हताशा के साथ साथ एक आशा भी, ऐसा लग रहा था कि बिहार का गरीब पिछड़ा नागरिक अपनी स्थिति को लेकर, चूंकि आप ये देखिए कि इंटरनेट की दुनिया है, ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। बिहार की जनता भी इंटरनेट के जरिए, बाकी टेलीविजन के जरिए सब कुछ देख रही है कि भारत या पूरी दुनिया किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है और क्यों उसके पास अपना पेट भरने तक का इंतजाम नहीं है, क्यों उसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो एक हताशा, एक छटपटाहट साफ तौर पर नजर आ रही थी। और 10 लाख नौकरियों का जो सरकारी नौकरी का वादा जो तेजस्वी यादव ने जो किया वो एक जादुई तरीके से लोगों के ऊपर असर कर रहा था। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक नई कंस्टिट्यूएंसी एक तरह से उन्होंने बनाई। तो मैंने जो देखा कि 3 जो बड़े संकट बिहार की जनता पर, बिहार राज्य पर आए, जिसमें एक कोविड का संकट था जो पूरे भारत में देखा गया, लेकिन उसका खास असर और खास तरीके से बुरा असर हमने बिहार में देखा। लाखों की तादाद में अलग अलग राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में जो बिहार के लोग काम करने आते हैं, वापस जब वो लौटे 24 घंटे का उससे भी कम का उन्हें नोटिस मिला और वापस पैदल निकल लिए, वो पैदल चल लिए और सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पार कर लिया। उन्होंने पुल के पुल, फ्लाईओवर के फ्लाईओवर सब नाप दिए उन लोगों ने। कई लोगों की रास्ते में मौत भी हुई। उसके बाद जब वो वापस लौटे तो मैं देखा कि अपने गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा कि उनके घर धड़ तक या फिर मैं कहूं गले तक डूबे हुए नजर आए। तो सब कुछ जो वहां पर वो छोड़ के गए थे, इससे पहले के काम करने गए, वो भी तबाह हो चुका था। इसके अलावा फिर कोविड का डर भी लगातार बना रहा, अस्पतालों की बुरी हालत। तो यानी ये 3 जो एक अलग अलग 3 स्तरीय जो संकट उनके ऊपर पड़ा, जिसने जो वहां की जो गरीब जनता थी उसे और ज्यादा गरीब बना दिया। जो मिडिल क्लास था उसको लोअर मिडिल क्लास में फेंक दिया गया। मैं कहूं कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग रहे होंगे जो गरीबी की रेखा के नीचे ढकेल दिए गए इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, जब सरकार पूरे तरीके से अनुपस्थित थी। ना जो वहां जो सत्ता पक्ष है उसके एमएलए नजर नहीं आए, ढूंढने को भी नहीं मिले। हम जब गांव में हमारी टीम वहां पहुंची तो लोग गाली गलौज से बात कर रहे थे जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं द वायर पर। तो ऐसा लगता है कि इन तमाम लोगों
लोगों की एक नई कंस्टिट्यूएंसी तैयार हुई। जो ये कहा जाता रहा है नीतीश कुमार के बारे में कि उनकी एक कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने तैयार की, जाति धर्म के इतर महिलाओं की एक कंस्टिट्यूएंसी। मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम गरीब परेशान जो लोग थे, इनमें खासकर जो युवा वर्ग था, उनकी एक नई कंस्टिट्यूएंसी तैयार हुई जो कि तेजस्वी यादव की रैलियों में पहुंच रहे हैं। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद होंगे। सत्येंद्र रंजन, जो कि कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं और खासकर बिहार झारखंड की राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। एनडीटीवी से लेकर राज्यसभा टीवी, स्वराज एक्सप्रेस, हिंद किसान, तमाम जगहों पर उन्होंने काम किया। इसके अलावा हमारे साथ अशोक मिश्रा मौजूद होंगे, जो कि पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हिंदुस्तान अखबार में सीनियर एडिटर की हैसियत से उन्होंने काम किया और फिलहाल अलग अलग जगहों पर कॉलम लिखते हैं। मैंने खुद उनके कई आर्टिकल्स पढ़े और अपनी समझ बढ़ाने की कोशिश की। इन दोनों मेहमानों की तरफ रुख करने से पहले ये समझना जरूरी है, खासकर जो तेजस्वी यादव की जो मैसेजिंग है, जिस तरह से उन्होंने जनता तक संदेश पहुंचाया कि जो सोशल जस्टिस की जो राजनीति थी, सामाजिक न्याय की, उससे आगे बढ़कर अब वो आर्थिक न्याय की राजनीति करना चाहते हैं। और जिस एक साफ गोई, एक क्लैरिटी के साथ उन्होंने इस बात को अपने वोटर को समझाया, वो साफ तौर पर ग्राउंड पे नजर आ रहा था। तो यहां ये देखने की बात है कि पूरा जो एक रण क्षेत्र है, जो पूरी रणभूमि है या बैटल ग्राउंड है इस चुनाव का, वो कैसे उन्होंने बदल दिया। राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं, बल्कि सीधे तौर पर उन्होंने विकास, नौकरी की राजनीति, यानी साफ तौर पर जो प्रगतिशीलता की राजनीति है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, उसकी तरफ इस पूरे चुनाव को सिंगल हैंडेडली उन्होंने ढकेल दिया। सत्य जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर ऐसा लगता है कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आपने कई दशकों से बिहार की राजनीति को देखा है, पहले लालू यादव के 15 साल, फिर नीतीश कुमार के चेहरे, उनके नाम के साथ 15 साल। क्या ये कहना सेफ होगा कि ये नई राजनीति का, नए अध्याय का उदय है बिहार की राजनीति में, जिसके वाहक तेजस्वी यादव हैं? देखिए, हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जब ये चुनाव का ऐलान हुआ उस समय तो ऐसा कुछ लगता नहीं था। उस समय तो ये लगता था कि बिल्कुल ये वन साइडेड, एक तरफा चुनाव होगा और जो अपोजिशन है उसके लिए बहुत कम चांसेस हैं इसके भीतर में, क्योंकि पूरा कास्ट अर्थमेटिक से लेकर जो पावर का जो पूरा एक सपोर्ट होता है मीडिया से लेकर के इंस्टीट्यूशंस तक का, वो एनडीए के फेवर में था। लेकिन जिस तरह पिछले 15 दिन में, खासकर आखिरी 10 दिनों में जो संकेत वहां से आए हैं, जिस तरह की भीड़ तेजस्वी यादव की सभाओं में आई है, उसने सबको मजबूर किया है कि वो अपनी समझ और अपने परसेप्शन को बदलें। अब ये एक संकेत है जो उम्मीद जगाती है कि कुछ परिवर्तन शायद जमीनी स्तर पर हो रहा है। लेकिन मैं इस पर कोई फाइनल जजमेंट पर तक पहुंचने के पहले 10 नवंबर का इंतजार करूंगा, क्योंकि अभी एक उम्मीदजनक संकेत है, बस मैं इतना कहने की स्थिति में हूं। उसका फाइनल आउटकम क्या होगा ये अभी हम लोगों को देखना होगा कि ये जो नतीजा अगर आता है तो वो वोट परसेंटेज में किस तरह रिफ्लेक्ट होता है और फिर सीटों में किस तरह रिफ्लेक्ट होता है। जी हाँ, लेकिन सदैव जी, मैं जब वहां जमीन पर थी कई दिन बिहार में, अलग अलग इलाकों में, और आप यकीन जानिए कि एक तरह की नहीं, हर तरह के लोगों से बात करने की कोशिश की। मॉल्स में भी गए, बड़ी मार्केट्स में भी गए, देहात में भी गए, खेतों में काम करने वाले लोगों से बात की, गंगा किनारे नाव चलाने वाले लोगों से बात की। यानी कोशिश ये की कि एक छोटा सैंपल लिया जाए हर तरह से। वहां पर इतने लोग ये इस तरह के नहीं मिले कि जो ये कह रहे हो कि वाकई तेजस्वी यादव के पीछे, बहुत सारे लोगों ने कहा भी, लेकिन उसमें 100% तादाद उन लोगों की नहीं थी। लेकिन 100%, आप यकीन जानिए, 100% तादाद उन लोगों की थी जिन्होंने कहा कि कोई भी चलेगा लेकिन नीतीश कुमार। क्या वजह आप देखते हैं, क्यों आपको लगता है कि इतनी नाराजगी एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जो एक तरह से बिहार के लिए सिनोनिमस बन गया था, पर्यायवाची बन गया था, उसके चेहरे पर बीजेपी ने दाव लगाकर चुनाव लड़ा है। अगर इस बात का अंदेशा हो गया होता तो शायद बीजेपी भी उनके ऊपर दाव नहीं लगाती। आप एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नीतीश कुमार को वोट देंगे। ये जो उनके जनाधार का पूरा जो खात्मा हुआ है, वो आपको किस तरह से आप उसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार ने 2015 में जो किया, वहीं से उनका खेल खत्म हो गया। ये हम लोग तबार ने जिस तरह से पलटी मारी, जिस तरह से वो किसी और के साथ चुनाव उन्होंने लड़ा, वो कम सीटें मिलने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और जिस तरह उन्होंने अचानक वो अपना पाला बदल करके दूसरी तरफ चले गए, इससे उनकी जो चमक थी, एक जो आपका मोरल ऑथोरिटी होती है, वो तो डिमिनिश हो गई। अब इस चुनाव में जबकि वो
इस चुनाव में वो बीजेपी के साथ में वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन पर सचमुच दांव लगाया है, इसको लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। क्योंकि बीजेपी चिराग पासवान अचानक एनडीए से अलग होकर और सिर्फ जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका सारा निशाना जिस तरह नीतीश कुमार के ऊपर है। और मैं इसको थोड़ा पीछे जाकर, जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो कुछ विधायक लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे, उनकी सीटें भरने के लिए जब उपचुनाव हुए थे, तो उसमें भी जेडीयू का परफॉर्मेंस अनएक्सेप्टेबली जो अपेक्षा के खिलाफ जाकर बहुत खराब था। तब भी यह बात बिहार की राजनीति के जो जानकार हैं उन्होंने बताया कि वो बीजेपी के जो समर्थक मतदाता हैं, बीजेपी एज ए ऑर्गेनाइजेशन उसने जेडीयू को वो सपोर्ट नहीं किया मन से, क्योंकि बीजेपी की रणनीति में नीतीश कुमार को फिनिश करना तब से शायद शामिल था। और ये हम लोग जानते भी हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी की जो पॉलिटिक्स है वो माफ नहीं करते हैं। तो शायद 2013 के बाद जो नीतीश कुमार का रोल था, भले उन्होंने टैक्टिकल रीजन्स से उनको 15 में साथ लिया, उससे एक बड़ा स्टेट उनके हाथ में आ गया, लेकिन वो शायद उसको वो भूले नहीं थे। और इस चुनाव में ऐसे संकेत हैं और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी की प्राथमिकता नीतीश कुमार को इस चुनाव में अंतिम रूप से फिनिश कर देने की। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, और ये थ्योरी काफी एक तरह से लोकप्रिय भी हो रही है कि नीतीश कुमार को हराने के लिए बीजेपी ज्यादा जिम्मेदार होगी, तेजस्वी यादव उतने जिम्मेदार नहीं होंगे। हालांकि जमीन की एक सच्चाई ऐसी होती है सत्येंद्र जी, कि बहुत सारे ड्राइंग रूम में बैठकर, शायद दिल्ली में बैठकर अगर मैं भी यही प्रेडिक्शन करती, लेकिन आप यकीन जानिए कि जिस तरह से लोगों ने जो नाम लिया है, बाकायदा उनका बार बार लिया, बारहा नाम लिया, उससे साफ तौर पे पता चलता है कि ये हर चीज बीजेपी के नैरेटिव के इर्द गिर्द घूम रही है। शायद ये भी जो है वो एक जो नैरेटिव का ही पार्ट है, जिसे कंट्रोल्ड नैरेटिव का आप भी जिक्र करते हैं, हम भी बातचीत करते हैं, तो शायद ये भी एक कंट्रोल्ड नैरेटिव का पार्ट है। अशोक मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या सब कुछ बीजेपी के जो गेम प्लान है उसके तहत हो रहा है? क्या हम ये मान लें कि ये तेजस्वी यादव का तेज नहीं है, उसमें उनका करिश्मा नहीं है? आज दिन भर की वोटिंग हुई, 52% से ज्यादा 5 बजे तक बताया गया कि वोट डल चुके हैं। कैसी तस्वीर आपको उभरती हुई नजर आई? जी, पहले तो मैं बताऊं कि आई एम सॉरी फॉर द सम डिसरप्शंस इन द मीटिंग। अभी शाम तक 5 बजे तक टोटल परसेंटेज हुआ है 55.24%, और अभी फाइनल फिगर आना बाकी है। एंड दिस वोटिंग फिगर इज रिलेटिवली लेसर देन द प्रीवियस इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस। और इससे ये शो करता है, या आप इसको कोरोना इम्पैक्ट कह लें, या people's, I think it's more than that, more than corona, it's people's reaction or disinterest towards Mr. Nitish Kumar. Well, this can be a game plan of BJP, और शुरू से ही हम लोग देख आ रहे हैं कि बीजेपी, जैसा कि अभी चिन्मय जी ने बताया कि वो 2013 से ही जो उन्होंने वो छोड़ के जो जब चले गए थे बीजेपी को छोड़ के, और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी जो ख्वाहिश है, अंदर की जो इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए तो वो तेजस्वी, इसको पलटी मार बोलते हैं, तो वो अपना निकल के चले गए। और उन्होंने चुनाव में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 2015 में फिर सरकार में आ गया। फिर आप देखेंगे कि 2017 में फिर वो एनडीए, तेजस्वी को छोड़ा, आरजेडी को छोड़ा, और वो आ गए फिर एनडीए के साथ। और जब से ये चुनाव की चर्चा हुई, 2020 इलेक्शन की चर्चा हुई, तब से ऐसा माना जा रहा है, लोगों के बीच में ऐसी स्पेकुलेशंस हैं पॉलिटिकल सर्किल में खास करके, कि नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी वंस फॉर ऑल बिहार पॉलिटिक्स से फिनिश करना चाहती है। तो और उसके पीछे कारण ये भी दिख रहा है कि जनता दल यू के कुछ लोग बता रहे थे कि अरे नीतीश जी का तो ये लास्ट चांस होगा एज ए चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ही इज ऑलरेडी 65+। तो अगर वो उनका लास्ट चांस उनको दे दिया जाए, लेकिन बीजेपी का जो ये स्ट्रेटेजी है कि नीतीश कुमार को पॉलिटिकली फिनिश कर दें या चीफ मिनिस्टर ना बनने दें, अगर वो है, तो कुछ लोगों में ये बीजेपी सर्किल में और एनडीए सर्किल में ये चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार जी को कम सीट आएगा रिलेटिवली और किसी तरीके से एनडीए की सरकार बनेगी, तो नीतीश जी खुद he will surrender, he will say कि नो, आप ही लोग सरकार बनाए, बीजेपी ही सरकार बनाए, और उनको एकोमोडेट किया जा सकता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में।
तो आप लोग ये जो मानना है लोगों का पॉलिटिकल सर्किल में, जो ये स्पेकुलेशन चल रहा है, तो इसमें कुछ सच्चाई हमको दिखती है। जी हाँ, लेकिन मुझे ये बताइए और इसमें सच्चाई है। अशोक मिश्रा जी, मैं समझ रही हूँ कि हम सत्ता परिवर्तन की तो बात करें, लेकिन सत्ता परिवर्तन के दौरान, इस दौरान जो सामाजिक परिवर्तन नजर आ रहा है, उसको आप कैसे भांपते हैं? कैसे व्यक्ति के तौर पर जो कि बिहार की राजनीति को वहीं से देख रहा है, यहाँ से दिल्ली से जाके पैराशूट रिपोर्टिंग नहीं करता, बल्कि वहीं से आप देख रहे हैं, मुझे बताइए कि इस सत्ता परिवर्तन की जो एक आहट है, जैसे सत्येंद्र जी ने कहा, हमें भी केयरफुल रहना होगा कि शायद हम उस बात को पूरी तरीके से आज मतदान के दिन ही नहीं कहना चाहते, आज नतीजों का दिन नहीं है, लेकिन जिस तरह की पूरी भूमिका बनती नजर आ रही है सत्ता परिवर्तन के दौरान, जो ये एक सामाजिक परिवर्तन नजर आ रहा है, क्या बिहार अब 30 साल के बाद जो सामाजिक न्याय की राजनीति थी उससे आगे बढ़ चुका है? क्या तेजस्वी यादव का जो नारा है कि सामाजिक न्याय के बाद अब आर्थिक न्याय की बारी है, क्या लोगों ने उनकी इस मैसेजिंग को समझ लिया है? देखिए, सत्ता परिवर्तन की चाहत है लोगों में, खास करके उनकी चाहत है कि नीतीश कुमार सरकार की, कई लोगों का ये विरोध है कि नीतीश कुमार जी की सरकार सत्ता में ना रहे। उसमें सामाजिक स्तर पे दो गुटों में बटा हुआ है बिहार के जो वोटर्स हैं। एक गुट चाहता है कि सरकार तो बने एनडीए का, लेकिन बीजेपी उसके चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के हों। दूसरा गुट जनता दल यू के जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार को चाहेंगे और इसके प्रयास में भी लगे हुए हैं। राजद का है कि नीतीश जी को हटा के, सत्ता से हटा के खुद पावर में आना है। अब डिपेंड ये करता है कि आपने जो कहा कि राजद को या उसके कॉम्बिनेशन को कितने सीटें आएंगी। अगर वो महागठबंधन को अगर 124 जो मैजिक फिगर है, वो फिगर मिल गया, तब तो उनकी सरकार बन रही है। और वो जो उनका जो वायदा है लोगों को, चुनाव के दौरान जो उन लोगों ने वायदा किया है कि रोजगार देंगे, डेवलपमेंट करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, स्कूल का स्तर सुधारेंगे, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपॉइंट करेंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ये तो ठीक है, लेकिन सामाजिक स्तर पे जैसा हमको दिखता है कि बिहार आज भी, आरफा आपको, आप आई हैं, देख के गई हैं, आपको आपने बात भी किया है, इंटरैक्ट भी किया है, और मेरा मानना है कि बिहार आज भी जो वोटिंग प्रेफरेंसेस हैं बिहारी का और बिहार के वोटरों का, वो बेसिकली इट्स गाइडेड बाय कास्ट। तो अगर जब कास्ट पे आप डिवाइडेड हो तो फिर लार्जर इंटरेस्ट की बात वो डिफीट हो जाती है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो जब आप एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यू विल हैव टू गो बियॉन्ड कास्ट, व्हिच आई डोंट थिंक पीपल स्टिल इन बिहार आर guided by this notion कि no, we'll have to go beyond and think beyond caste and vote for the person who is likely to। जी, बहुत दिलचस्प बात है सदन जी। यही तो एक हैरानी है, ये एक विडंबना है कि आप देखिए, एक तरफ कन्वेंशनल विजडम है जिसने दर्शकों की जातिगत पहचानगत की राजनीति देखी है, वहां पे जो ये मानने को तैयार नहीं है, अशोक मिश्रा जैसे लोग, मिश्रा जी जैसे लोग मानने को तैयार नहीं है कि लोग जाति की जकड़न को इतनी जल्दी तोड़ देंगे। और जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि तेजस्वी यादव के जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि जाति से इतर होके लोग वोट करें, वरना वो नहीं जीत पाएंगे। कास्ट एरिथमेटिक अभी भी एनडीए के फेवर में जा रहा है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो मंडल की पूरी राजनीति थी, जो डिग्निटी को लेकर, समानता को लेकर, जिसको लेकर एक पक्ष में लालू यादव को लेकर जितनी कड़वाहट है, आप सोशल मीडिया पर कुछ मत लिखिए, सिर्फ लालू यादव लिख दीजिए, फिर देखिए गालियों की बौछार होती है सिर्फ उनका नाम लेने भर से। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो खुदा की तरह उन्हें पूछते हैं। ऐसे लोगों से मैं मिलकर भी आई बिहार में, जो उनके बारे में कोई सवाल पूछना भी नहीं चाहते, कोई जवाब देना नहीं चाहते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डिग्निटी विद डेवलपमेंट का जो एक पूरा नारा आरजेडी सामने लेकर आई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मंडल पॉलिटिक्स का खात्मा होकर एक नए दौर की, एक नई राजनीति की शुरुआत है? देखिए, मैं इस सवाल शुरुआत की कोशिश तो है। मैं सत्येंद्र रंजन से पूछ रही थी। अशोक मिश्रा जी, आपकी तरफ आती हूँ। मैं इस सवाल पे आने के पहले 1 मिनट केवल, जो मैंने जहां पहला अपना जवाब खत्म किया था उस पर आपने कहा था, मेरे कहने का कतई मतलब नहीं है कि सारा नैरेटिव बीजेपी के हाथ में है, वो जैसे चाहती है वो चलाती है। आपने सवाल चूंकि नीतीश जी को केंद्रित करके पूछा था, उस सवाल के ऊपर मेरा वो जवाब था। उसके पहले के सवाल पर हमने कहा था कि बिहार से कुछ आशाजनक
संकेत हम लोगों को मिल रहे हैं। और वो संकेत यही है कि बहुत सालों के बाद, बल्कि ये कहा जा सकता है कि जो 1990-91 में मंडल और मंदिर और का दौर आया, उसके बाद ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें रोजगार के सवाल पर कोई लीडर वोट मांगने निकला है और उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है। आमतौर पे लेफ्ट पार्टीज ये ऐसे मांग उठाती थी, लेकिन उनका कितना सपोर्ट है हम लोग सबको मालूम है, जो चुनाव में मिलता है। पश्चिम बंगाल में भी धीरे धीरे वो लोग डिमिनिश हो गए। तो रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाकर जो नीतीश कुमार ने इस बार, तेजस्वी यादव ने इस बार चुनाव वो लड़ रहे हैं, और उसको जो समर्थन मिल रहा है, इसमें हम लोग एक संकेत देखते हैं। 90 का दशक जो था, उसमें एक एसेप्शन था जातियों का, पिछड़ी जातियों का, दलित जातियों का, जिसको कि हम लोग मंडेलाइट पॉलिटिक्स कहते हैं। मंडेलाइट और उसके बाद मार्केट, जो कि ओपन मार्केट होने का जो एक प्रोसेस था, ये अगर ग्लोबल लेवल पे भी हम लोग देखें तो आइडेंटिटी और जो लिबरलाइजेशन, नियो लिबरल पॉलिटिक्स, नियो लिबरल इकोनॉमी की पॉलिटिक्स थी, वो उसका दौर था। लेकिन वो दोनों ही पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं कि हैज रन आउट ऑफ देयर कोर्स, वो अपने समय से अब आगे निकल रहे हैं, क्योंकि अंततः डिग्निटी एक सीमा तक तो डिग्निटी देती है, लेकिन उसके बाद पेट का सवाल फिर भी वहाँ रहता ही है, रोजगार का सवाल आपके सामने होता ही है। तो आप अगर आज दुनिया भर में जो डिस्कोर्स हैं, और भारत उससे अछूता नहीं है, वो अगर देखें तो एक तरफ जो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, वो बिल्कुल ध्रुव दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं, उन्होंने उसको यूजर्व कर लिया है। भारत में भी बीजेपी ने एक हिंदुत्व आइडेंटिटी का इतना बड़ी आइडेंटिटी का पासा फेंक दिया कि वो जो छोटी छोटी आइडेंटिटी पहले थी, दलित, महादलित, ओबीसी, एक्सट्रीमली ओबीसी, वो सारी चीज़ों को उन्होंने सबमर्ज कर दिया। पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि कैसे जो जातियां पहले जातीय असर्शन की बात कर रही थी, कास्ट असर्शन की, उन्होंने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपना लिया। उसके बाद ये एक बुद्धि, हम इसे बहुत एक विजडम का बात कहेंगे, कि उससे आगे निकलकर रोजगार के सवाल पर चुनाव लड़ने का साहस उन्होंने दिखाया। उसका क्या परिणाम होगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। 10 के पहले मैं इस बारे में अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन अगर ये सफल होता है, एक आखिरी सेंटेंस, अगर ये सफल होता है तो इससे पूरे भारत की राजनीति को एक टेम्पलेट मिल सकता है। जी हाँ, और ये क्वेश्चन अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, ये क्वेश्चन हमें बरतना चाहिए इस कार्यक्रम में कि कोई भी बात किसी फाइनलिटी के साथ ना कहें, लेकिन जिस तरह के आसार मिल रहे हैं, और शायद ये वो लोग, सत्येंद्र जी, ये बात हमें स्वीकार करनी होगी कि जो लोग प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं, जो प्रगतिशीलता की बात करते हैं, इसलिए हम और आपके जैसे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, हमारे अंदर एक उत्तेजना दिख रही है कि क्या वाकई भारत में वो दौर गुजर जाएगा, या क्या एक स्टेट में, कम से कम एक स्टेट की जनता में वो देखने को मिल रहा है। तो वो जो एक उम्मीद की किरण है, शायद बार बार इसलिए क्वेश्चन जो है वो हम किनारे रख पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है बदलाव आया हो। लेकिन अशोक मिश्रा जी, ये बताइए कि जो कोविड-19 का ये पूरा जो संकट का दौर गुजरा है और जो गुजर रहा है, इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जिस तरह से लाखों की तादाद में बिहारी जो मजदूर थे वो परेशान हुए, उनमें कई लोग ऐसे थे जिनकी मौत हो गई। उसके बाद बिहार में बाढ़ आई, बाढ़ में घर तबाह हुए, लोगों के गांव तबाह हुए। फिर बिहार के अंदर ही जो एक पूरी तरीके से कुप्रबंधन हुआ कोविड को लेकर, इन सब के दौरान एक बड़ी ऐसी आबादी थी जो कि गरीबी रेखा से ऊपर थी, जिसको वापस गरीबी रेखा के नीचे फेंक दिया गया। इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि हमें अभी भी, हम इसको असेस नहीं कर पा रहे कि कितनी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे जिनके कारोबार थे, दुकानें थी, छोटी नौकरियां थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे। क्या इन सब लोगों को लेकर एक वो कंस्टिट्यूएंसी बन गई है जो तेजस्वी यादव की रैलियों में दिख रही है? क्या ये वही लोग हैं? देखिए अरफा, आपको मैं एक बात बताऊं, इन्फॉर्म कर देता हूं कि लाखों की संख्या में लोग देश के डिफरेंट पार्ट से बिहार आए ड्यूरिंग लॉकडाउन, और यहाँ अपने अपने घर जाने के लिए, अपने अपने गांव जाने के लिए पैदल आए। ट्रेन बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, बसेस दिया गया, और कई लोग ऑफर किए बसेस से, वो लोग आए, वापस घर आए। लेकिन जब फिर वो नॉर्मलाइज होने लगा सिचुएशन, तो मोस्ट ऑफ देम वेंट बैक टू देयर ओन प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे हैड कम, जहां उनका रोजी रोटी चलता था, जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे, जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो काम करते थे, तो वो लोग वापस गए। कई लोगों ने, पंजाब के तो कई लोगों ने, किसानों ने तो बसेज और एयर टिकट्स भेज के इनको बुलाया गया,
तो कुछ लोग वापस भी चले गए। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब हम लंदन में होते हैं तो वी हैव एन एशियन आइडेंटिटी, whether you are from India or Pakistan or any country of Asia, we have an Asian identity. और इसको बड़ा मैं गर्व से हम लोग कहते हैं कि we are Asians. When we come to India, तब हम स्टेट की आइडेंटिटी अपना लेते हैं कि I am a Bihari, you are a Punjabi, and some other is from Tamil Nadu. और जब हम अपने स्टेट में वापस लौटते हैं बिहार में, then we are again divided in castes. तो जो चले गए वो तो अपने अपने जगह पे चले गए, जो यहाँ बचे हुए हैं they have assimilated themselves into their respective castes, and their opinion and their viewpoint, if you go and find out, their viewpoint is again guided by the caste sentiment they have. अगर कोई एक जात अगर एनडीए के साथ है तो वो एनडीए को वोट देना प्रेफर करेगा, जो राजद के साथ है। हाँ, इसमें एक तबका उभरता हुआ जो आया है, जिन्होंने देखा है, वो एम्प्लॉयमेंट एज पॉलिटिकल इशू उसको फॉलो कर रहा है और उस पे वो आप कहते हैं उसकी गोलबंदी हो रही है। लेकिन ऐसे लोगों की जो संख्या है बड़ा ही मिनिस्क्यूल है, और वो इस तरह की नहीं है संख्या जो एक बिहार जैसे कास्ट रीजन सोसाइटी और इसमें पॉलिटिकल इसको गाइड कर सके और एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आ सके पॉलिटिक्स में, कि हमने ये सरकार गई, ये अच्छी नहीं थी और इस सरकार को हम लाते हैं, ये हमारे लिए अच्छा काम करेगी। तो उसकी संभावना हमको कम दिखती है। जहां तक तेजस्वी के सभाओं में भीड़ का सवाल है, वो भीड़ तो आती है और एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है। और उसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि तेजस्वी की सभाओं में जो भीड़ आती है और आपका जो एम्प्लॉयमेंट का जो इस मुद्दे पे लोगों का जो गोलबंदी अगर जो भी हो भी रहा है, वो ऐसे ग्रुप्स में हो रहा है। 90 के बाद एक जनरेशन बिहार में पैदा हुआ है जो 90 तक या 90 से 2005 के बीच में जो पैदा लिए वो अब यंग होके वोटर हो गए। तो उन्होंने 90 और 2005 का जो एनडीए या दूसरे लोग जो एनडीए के ये राजद के जो लालू जी के जो क्रिटिक है, जो कहते हैं जंगल राज था, तो उन्होंने वो जंगल राज को एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो जनरेशन अभी उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है और वो जनरेशन अभी वो सोचती है इस बात पे कि यस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज गुड इशू, डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, हमको बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम बिहार में ही क्यों नहीं फैक्ट्री है। इस तरह के क्वेश्चन वो करते हैं जब आप क्षेत्र में जाएंगे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वेदर ही इज अपर कास्ट और दलित, सबके मन में ये संभावना है। मैं अशोक जी, मैं सत्येंद्र जी की तरफ आना चाहती हूँ। सत्येंद्र जी, अशोक जी इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं, और हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम ये समझें। वो ये कह रहे हैं कि जाति की जकड़न बनी हुई है उन तमाम तकलीफों के बावजूद, जो मजदूरों ने सही, जो छोटे कारोबारियों ने सही। वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ भुलाकर वही अपनी जातिगत, वही अपनी धार्मिक आइडेंटिटी पर वापस लौट गए हैं लोग। अगर ऐसी बात है तो ये बेहद दुख की बात है कि भारत एक समाज के तौर पर आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपसे पूछूं, उसी उम्मीद की जो एक किरण है कि क्या वाकई एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ एक बिहार वो भी देश का बहुत पिछड़ा इलाका, सबसे अहम बात इसमें भी ये है कि ये बहुत प्रोग्रेसिव या बहुत कोई विकसित प्रदेश नहीं है, बल्कि बेहद गरीब और पिछड़ा स्टेट है जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि तेजस्वी यादव की जो राजनीति थी, मैंने पिछले साल भी उनका इंटरव्यू किया जब वो लोकसभा चुनाव के लिए जब आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, और उसके बाद 1.5 साल बाद दोबारा उनका इंटरव्यू किया। उनके अंदर एक जनरेशनल शिफ्ट आया 1-1.5 साल के अंदर। यानी उनकी जो पार्टी की जो मैसेजिंग है कि वो क्या कहना चाहते हैं अपने वोटर से, किस तरह कहना चाहते हैं, उसमें इतनी साफ गोई है कि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैंने देखा कि सीधे सीधे वोटर तक ये बात पहुंच भी रही है। क्या इससे कोई असर होगा, या अशोक मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं जाति की, वो नहीं टूटेंगी? नहीं, देखिए, बात यह है कि पॉलिटिक्स तो कोई एक स्टैटिक चीज होती नहीं है। हम लोगों ने देखा भारत में जो पहले जो राजनीति थी नेहरूवियन टाइम में, वो कैसे 90 के दशक में आकर एक बिल्कुल ही दूसरी दिशाओं में चली गई। ये दिशाएं भी कोई परमानेंट हैं ऐसा नहीं है, इसका भी इवोल्यूशन होगा। और जब इवोल्यूशन होगा तो वो राजनीति लौट कर एक बार फिर से जो रोजी रोटी के सवाल हैं, आम हमारी जिंदगी के जो सवाल हैं उस पर आएंगे। लेकिन बिहार जो एक टेस्ट केस है, डेफिनेटली एक टेस्ट केस है, देखना है कि वो कहाँ तक उसमें सफलता मिलती है। लेकिन एक चीज़ गौर करने की बात है कि 2019 का लोकसभा जो चुनाव था, उसके बाद जितनी भी विधानसभाओं के चुनाव हुए वहाँ बीजेपी ने अपना वोट खोया है।
यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ वो जीत गए थे, सरकार उनकी नहीं बनी, लेकिन वहाँ उनका वोट परसेंटेज में काफ़ी कमी आई थी। हरियाणा वो हार गए थे लेकिन वहाँ सरकार बन गई, और फिर झारखंड में फाइनली वो चुनाव हार गए थे। लेकिन फिर भी एक रिमार्केबल बात है कि इसमें कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है 2014 के बाद भारत में हुआ जिसमें कि बीजेपी को वोट 33 से 35% से कम मिला हो, लेस देन 1/3 मिला हो। तो ये 1/3 जो वोट है, जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी का जो अस्थायी वोट बैंक है, बिहार में चूंकि वो गठबंधन में लड़ते हैं, तब भी पिछला चुनाव में तो काफ़ी, अभी लोकसभा चुनाव में तो लगभग वो 50% तक वोट पाने में सफल रहे थे। मैं 10 तारीख को इस बात पे गौर करूंगा कि उस वोट में कितनी कमी आती है, वो वोट कहाँ जाता है, और वो वोट सीट में किस तरह रिफ्लेक्ट होता है। जाहिर है कि उसी से सरकार तय होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में बीजेपी ने जिन मुद्दों पर पोलराइजेशन किया है सोसाइटी का, उसमें कोई डेंट लग रही है? क्या वो रोजी रोटी के सवाल, रोजगार का सवाल जो है वो उसमें डेंट लगा रहा है? मैं उससे कुछ संकेत निकालने की कोशिश करूंगा, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे इंतजार 10 नवंबर का है। जी हाँ, तो अशोक मिश्रा जी, सत्येंद्र रंजन जी, मैं वादा करती हूँ कि हम 10 नवंबर को फिर से मिलेंगे और फिर से इसी बातचीत को दोबारा दोहराएंगे। जी हाँ, दोबारा दोहराएंगे हम अपनी बातचीत को भी, अपने तजुर्बे को भी, और फिर से तलाश करेंगे कि जो हमने देखा, जो आपने समझा, उस सबके बीच का जो फर्क था वो जनता कितना पूरा कर पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।